आज की क्लास में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में माध्यमिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र। इससे पहले वाले कालांश में हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न तक रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है हमारा के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0, kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। अनंत हल है, इसका मतलब हमारे जो ग्राफ है वो कैसा होगा, दोनों जो समीकरण हैं उनका जो ग्राफ है यानी दो रेखाएं प्राप्त होगी, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होगी। कैसी होगी? समपाती होगी। और हम जानते हैं जब समपाती होती हैं तब अनेक हल होते हैं। अनेक का मतलब अनंत भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि चरों के गुणांकों में एक संबंध होता है a1/a2 b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो यहाँ हम समीकरण युग्म के मानक रूप से तुलना करने पर यानी हम जानते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे तुलना करने पर यह मान रखेंगे। a1 का मान इस समीकरण से 3, a2 का मान k, b1 का मान y का गुणांक -2 और y का मान b2 5। इसको जब हल करेंगे वज्र गुणा कर लेते हैं तो -2k, इसका इससे कर देते हैं और 5 का 3 से, -2k 3 × 5। जब इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2k = 15 या k बराबर क्या हो जाएगा 15/-2। तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं। तो k का मान क्या प्राप्त होता है हमें? k का मान प्राप्त होता है -15/2, -15/2। यानी कि k के -15/2 मान के लिए इस समीकरण युग्म का अनंत अनेक हल होंगे। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र हम जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए उपयोग में लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, जहाँ a b c क्या है? द्विघात समीकरण के गुणांक है तथा ये जो रूट के अंदर है ये b² - 4ac ये विविक्त कर है d। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, केवल सूत्र लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी यानी AP दे रखी है, उसका प्रथम पद a है, सार्वंत्र d है, तो पांचवा पद क्या होगा? हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an = a + n - 1d। तो n का मान कितना दे रखा है? पांचवा पद ज्ञात करना है। a5 = a प्रथम पद a, n का मान 5, d का मान d दे रखा है। a5 = a + 5 में से -1 किया तो 4d। तो पांचवा पद क्या प्राप्त होता है हमें? a + 4d। अगला प्रश्न है हमारे पास,
समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। भाई कोई दो समरूप आकृतियां हैं तो उनकी क्या परिभाषा है? तो उनके लिए कोई दो आकृतियां समरूप तभी होती हैं जब दो शर्तों का पालन करती है। पहली शर्त है संगत कोण, संगत कोण बिल्कुल समान हो। कोई भी बहुभुज है वो तभी समरूप आकृतियां होती है जब उनके संगत क्या हो, कोण समान हो। दूसरी शर्त होती है संगत भुजाएं समानुपाती हो। कैसी हो? समानुपाती। तो ऐसी आकृतियां क्या होती है, उसे हम समरूप कह सकते हैं। हाँ, समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे कि हम दो त्रिभुज की बात करें, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन रूप में समान है। इनके जो संगत कोण है वो समान है और इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। समरूप में ऐसा चिन्ह यूज करते हैं। अगर त्रिभुज मान लीजिए ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसको पढ़ते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। प्रश्न है, दो tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि tan 30 का मान क्या होता है। tan 30 का मान sin 30 का मान होता है 1/2। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। देखो 2 से 2 कट गया तो tan 30 का मान 1/√3। अगर याद नहीं है तो भी हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये मान यहाँ रखेंगे। 2 1/√3 tan 30 की जगह 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। इसको जब सरल करेंगे तो क्या होगा? इसको जब सरल करेंगे तो 2/√3 अंश को हल करने पर, हर में आप देख रहे हैं 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 1/3। इसको और सरल करेंगे तो क्या होगा? 2/√3। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने पर 3 माइनस 1/3। इसको और सरल करते हैं, क्या आता है? बराबर 2/√3 बटा 2/3। इसको हम और सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2/√3 में भाग देना है, किसका देना है भाग? 2/3 का, 2/3 का। तो हम जानते हैं भाग देने पर चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। 2 से 2 कट गया। अब हम जानते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम √3 गुणा √3 बराबर 3 के बराबर होता है। इसका मतलब 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बट्टा में √3 है, √3 से √3 कट गया तो उत्तर क्या आया हमारा? √3। इस तरह से इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा? √3। इसका मान आएगा हमारे पास √3। अगला प्रश्न है हमारे पास कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री रख देते हैं। तो प्रश्न है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, जो कि हम जानते हैं कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान होता है √3/2 होता है। सॉरी, √3/2 नहीं, 1/2 होता है। साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का होता है। ये मान यहाँ रखेंगे, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर √1 माइनस 1/4, 1/4। तो इसको जब सरल करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 1/4 क्या आएगा? √3/4। इसको और सरल करेंगे तो क्या आएगा? √3/2 आ जाएगा। भाई 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 ही रहेगा। तो इसका उत्तर आएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ, √3/2 आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी?
प्रश्न में ये दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार है। ऐसे मान लेते हैं ये 10 मीटर ऊंची मीनार है और ये भूमि है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। ये हमारी मीनार है और मीनार के शिखर से, ये शिखर है, ये शिखर है और शिखर से अवनमन कोण यानी ये वाला कोण, ये कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, ये बिंदु है और इसकी मीनार के आधार यहाँ से दूरी मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। तो ए बी की लंबाई कितनी है? जबकि हमें क्या दे रखा है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है, ये दे रखी है। तो हमें ये ज्ञात करना है क्या होगा। तो हम जानते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, मतलब ये 30 डिग्री बराबर हो गया। अब हम जानते हैं ये न्यून कोण है, इसके सामने वाला सदैव क्या लेते हैं, लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार। लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, इसलिए हमने लंब बटा आधार लिया। और लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से हम जानते हैं कि लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan 30 डिग्री का। यहाँ लंब कितना है 10, आधार क्या है पता नहीं, ज्ञात करना है हमें। तो 10 है ये, बराबर tan 30 का मान अभी हमने ज्ञात किया था, क्या प्राप्त हुआ था हमें 1/√3। इसको और सरल करेंगे, वज्र गुणा कर देते हैं, 1 का 1 से और ये 10 का √3 से। तो ए बराबर क्या आया, 1 गुणा 1 तो ए 10√3 मीटर। तो हमारा जो आधार है, ये मीनार का आधार, उससे जो बिंदु हमने लिया था उसकी जो दूरी है ये वाली, ये 10√3 मीटर प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, सरल प्रश्न था, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ऊर्ध्वाधर चढ़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। अच्छा प्रश्न है। इसमें ये कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ी है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर कोई छड़ है, इसकी लंबाई और इसकी छाया, मान लीजिए इधर सूर्य है तो छाया इधर पड़ेगी, यहाँ तक आ रही मान लेते हैं। इसकी छड़ की लंबाई और छाया की जो अनुपात है वो 1/√3 है या 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य की किरण आएगी यहाँ से, ऐसे ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ है, और ये हमारा बिंदु, इसके साथ में जो उन्नयन कोण है हमें पता नहीं है, थीटा डिग्री है। तो सामने वाला क्या लेंगे, इस उन्नयन कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार लेते हैं। भाई छड़ की ऊंचाई और छाया में ही दे रखा है अनुपात, तो हम लंब और आधार लेते हैं, ये कोण लेते हैं। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं tan थीटा का होता है। लंब कितना है, लंब हमें दे रखा है, ये देखो छड़ की लंबाई L है और छड़ की छाया A है, तो L कितना हो जाएगा, L है हमें 1, छड़ की छाया की लंबाई क्या है √3 बराबर tan थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 होता है, यही होता है, देख लीजिए tan 30 का मान 1/√3 है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण ही तो पूछा है हमें, तो यहाँ रखेंगे मान 1/√3 की जगह ये वाला मान यहाँ रख देंगे, ये रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ tan 30 डिग्री बराबर होगा tan थीटा के। तो बताओ थीटा कितना होगा, थीटा है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी वर्त का त्रिज्य खंड उस वर्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्य खंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। ये प्रश्न ऐसे है कि ये आपका क्या है, वर्त है, वर्त का त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ये 2 त्रिज्या हैं, इनसे जो बना ये क्षेत्र है। इसने कहा ये जो त्रिज्य खंड है वर्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग है, कितना भाग है,
चौथा भाग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्यीय खंड ने ये केंद्र पर कितना कोण बनाया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक वृत्त पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन सकता है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री। चूंकि यह चौथा भाग है तो एक चतुर्थांश का कोण कितना हो जाएगा, 360 में 4 का भाग देंगे, कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो चतुर्थांश है इसमें जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक मिनट, हाँ अगला प्रश्न है हमारे पास, दे रखा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई मतलब मिक्स की गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और इस पत्ते की देहला होने की क्या प्रायिकता है। अब देहला क्या होता है, हम जानते हैं कि दहले का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं नहले पे दहला, नहले का मतलब होता है 9 और दहले का मतलब हो गया 10, मतलब एक पर एक अधिक, नहले पे दहला, एक कहावत भी है नहले पे दहला। तो इस तरह से दहले का मतलब हो गया 10, मतलब 52 पत्तों की एक ताश है और उसमें से ये बताना है कि 10 नंबर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। तो हम जानते हैं प्रायिकता का सूत्र होता है कोई घटना बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ दे रखा है कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने हैं 52, और उसमें आप जानते हैं कि 52 में 10 नंबर के पत्ते कितने होंगे, देखो हुकुम के 10 नंबर का एक पत्ता, चिड़ी का, ईंट का, पान का, इस तरह से 10-10 नंबर के कितने पत्ते हो गए, 10 नंबर के 4 पत्ते हो गए। इसके अलावा कोई 10 नंबर का पत्ता नहीं है। तो यहाँ 4/52, अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 52 है। इसको और सरल करेंगे तो 4 का भाग दिया 4 में एक बार, 52 में भाग गया 13 बार। तो इसकी देहला आने की प्रायिकता क्या हुई, 1/13 हुई। अब हमारे पास प्रश्न है परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए, कैसा होगा दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है 13/125, तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार हम बिना भाग दिए भी पता कर सकते हैं। उसके लिए उसके हर को देखना पड़ता है। अगर हमारा हर 2 × 5, मान लीजिए 2 की घात m है, 5 की घात n है, अगर हमारे हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 × 5 की घातें इस प्रकार प्राप्त होती है, अर्थात 2 × 5 का एक ग्रुप आता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। यहाँ आप देख रहे हैं 125 है और 125 का दशमलव गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 125 को हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, अर्थात 5 की घात 3, और साथ में 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 की घात 3 × 2 की घात 0 लिख सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1। तो यहाँ देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 की घात 0 है, और जब 2 की घात 0 होगी तो ये इस रूप का हो गया, मतलब 2 × 5 हो गया। इस कारण इस 13/125 का दशमलव प्रसार है वो शांत प्राप्त होता है। आप अगर इसका भाग भी देंगे, 13 में 125 का भाग देंगे तो हमारा दशमलव प्रसार 0.104 के बाद में शांत हो जाता है, ऐसा प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुपद x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए।
यहाँ हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, तो इस मध्य पद के ऐसे दो भाग करेंगे कि उनका योगफल मध्य पद के बराबर हो और उनका गुणा है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो ऐसे क्या पद हो सकते हैं जिनका योग है वो माइनस का एक्स आए, गुणा है वो माइनस के 6x एक्स स्क्वायर आए, तो उसका हो सकता है माइनस के 3x प्लस के 2x। देखिए अगर जोड़ते हैं तो माइनस के x आता है, -3 में से प्लस के 2 गएंगे तो माइनस का 1, गुणा करते हैं तो -6x स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो x कॉमन आ गया x -3, यहाँ कॉमन आ गया 2, पीछे बचेगा x -3। हल करने पर आप यहाँ देख रहे हैं x -3 दोनों में कॉमन आ गया, पीछे बचेगा x + 2। इनको शून्य ज्ञात करना है तो प्रत्येक को 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है? प्रत्येक को 0 के बराबर। देखिए कैसे, x -3 को भी 0 के बराबर और x + 2 को भी 0 के बराबर, तो ये है ना हमारा, तो इनको 0 के बराबर करते हैं। तो x बराबर क्या आएगा? +3 और x बराबर क्या आएगा? -2 प्राप्त होता है। इस तरह से इन दो प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे शून्य क्या प्राप्त हुए? पहला शून्य 3, दूसरा शून्य -2। अगला प्रश्न है हमारे पास, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है? तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम उसके विविक्त कर को देखते हैं, डी का मान देखते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसकी मानक समीकरण से तुलना करने पर a का मान यानी x² का गुणांक क्या है? 4, b का मान x का गुणांक -12 और c का मान -9। ये मान यहाँ रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। -12 का स्क्वायर -4ac, -12 का स्क्वायर करने पर 144, माइनस और माइनस का गुणा होगा ये तो प्लस हो जाएगा। 4 और 4 का गुणा 16, 16 और 9 का गुणा बताइए आपको 144। 144 और 144 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 288, जो कि 0 से अधिक है। अर्थात हमारा जो डी है विविक्त कर है वो 0 से क्या आ रहा है? अधिक प्राप्त आ रहा है। तो आपने देखा था द्विघाती सूत्र में x बराबर -b बटा -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बटा 2a। यहाँ अगर हमारा मान धनात्मक आएगा तो दोनों मूल एक बार प्लस और माइनस करने पर दोनों मूल क्या आ जाएंगे? x के 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। और वो भी कैसे होंगे? मूल अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग कहें या भिन्न भिन्न कहें, और मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। तो यहाँ मूलों की प्रकृति कैसी है? लिखेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। समझ आ रहा है? देखिए यहाँ अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदु 0,0 तथा 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जैसे ये बिंदु है A, दूसरा बिंदु है B, इनको ऐसे जोड़ा जा रहा है। इसके निर्देशांक है 0,0 0 है, इसके निर्देशांक है 5,-3, और इनके मध्य बिंदु, मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ है और वो मध्य बिंदु है C, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने, x और y का मान ज्ञात करना है। तो किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 + x2 बटा 2। इसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y1 + y2 बटा 2। यहाँ आप देख रहे हैं ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। तो बताओ क्या है? x1 0, x2 5 बटा 2, y1 0, y2 -3 बटा 2।
तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5/2 और y बराबर क्या आएगा -3/2। तुम्हारा जो मध्य बिंदु निर्देशांक है वो 5/2 -3/2 प्राप्त होंगे। अर्थात लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक 5/2 -3/2 प्राप्त होता है। इस तरह से हमें किसी भी बिंदु के रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अब हमारे पास प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे दे रखा है कि मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश ऐसे आ रहा है, मीनार हमारी यहाँ खड़ी है समतल पे, यहाँ सूर्य जब है तो ये 60 डिग्री का कोण है। जैसे जैसे नज़दीक होगी मीनार के तो कोण बढ़ेगा, दूर होगा तो घटेगा। अब जैसे सूर्य इधर गया तो ये कोण है वो 60 डिग्री हो गया, ऐसे कह रहा है। यानी जैसे ही 60 से 30 डिग्री का कोण बना है, मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो गई है। ये हमारी मीनार है, ये इसकी छाया ये है, पहले ये थी, और जैसे ही 60 डिग्री से 30 डिग्री कोण बना है तो यहाँ से लगकर यहाँ तक 40 मीटर इसकी लंबाई बढ़ गई है। हमें पता नहीं है पहले छाया कितनी थी, मीनार की लंबाई कितनी है, पता नहीं है। तो देखिए यहाँ ये जो त्रिभुज दे रखा है इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। तो त्रिभुज ए बी सी में ये बी कोण 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम है वो त्रिकोणमिति का उपयोग करके मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ये कोण है, कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और त्रिभुज में बी सी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई एल है, या कोई भी मान सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई एल मान लेते हैं, तथा पहले छाया है उसको एक्स मान लेते हैं, तथा छाया बराबर एक्स मीटर है, ये भी मीटर में। तो त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा, ए बी सी से हम जानते हैं कि L/A। देखिए यहाँ इसमें ये सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है, तो क्या होता है, देखिए लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ लंब कितना है, मीनार की ऊंचाई हमने L मान ली है, आधार हमने छाया है इसको x मान लिया है, और कोण है आपका 60 डिग्री, जो कि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। tan 60 का मान √3। ये मान यहाँ रखने पर L/x बराबर क्या प्राप्त होता है, √3। समीकरण नंबर इसको 1 माने या इसको और सरल कर लेते हैं, L बराबर √3x हो जाएगा, क्योंकि ये L का वज्र गुणा x का वज्र गुणा हो गया √3 से, तो L का मान प्राप्त होता है √3x, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ए बी और डी को लेंगे, ए बी डी को। चित्र को देखिए आराम से, ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज लेंगे, और इसमें ये आधार हो, ये सामने ये कोण है तो सामने वाली क्या हो जाएगी भुजा लंब, और ये आधार हो जाएगा डी बी। आधार क्या होगा, 40 + x। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी से, ए बी हमारे मीनार की लंबाई है, छाया हो जाएगी इसकी डी बी, ये क्या है, ए बी एल है लंब, सामने वाला कोण के सामने वाली भुजा है, डी बी आधार क्या हो जाएगा, फॉर्मूला tan थीटा। मीनार की ऊंचाई एल है, इसके आधार 40 मीटर, छाया है वो बढ़ जाती है, पहले x थी तो tan
कोण दे रखा है यहाँ 30 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ये मान यहाँ रखेंगे। चलते हैं, सरल करते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। L/40 + x = 1/√3। तो यहाँ L दे रखा है, ये 1/√3 है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक कौन सा है देखिए, एक में क्या दे रखा था, L का मान √3x दे रखा था। ये मान L की जगह रखेंगे यहाँ रख देंगे। तो रखे मान √3x बटा 40 + x बराबर 1/√3। इसको और सरल करते हैं, कैसे करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो √3x गुणा √3 बराबर 40 + x। अब इसको सरल करते हैं और देखो √3 और √3 का गुणा होके 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 40 + x, या 3x, ये पक्षांतरण करने पर x इधर आते ही माइनस का, इधर 40, क्या आया 2x बराबर, या 2x बराबर 40, या x बराबर क्या हो जाएगा 40/2। क्या प्राप्त होता है, x बराबर 20। जबकि x क्या थी हमारी, x देखिए x हमारे पास ये पहले मीनार की छाया थी। पहले मीनार की जो छाया है वो थी। हमें तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, L ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ x का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कह रहा था कि L बराबर √3x होता है। तो L बराबर क्या होगा, √3, x की जगह 20। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 20√3 मीटर प्राप्त होती है। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20√3 प्राप्त होगी। बड़ा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। इस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो 2 गुणा में करके स्पीड से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, जैसे वृत्त है इसकी त्रिज्या 7 सेमी, चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण 60 डिग्री, ये दूसरी त्रिज्या है। ये चाप है, इसके द्वारा बना हुआ कोण ये 60 डिग्री दे रखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 डिग्री। यहाँ r का मान दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, कोण दे रखा है 60 डिग्री। ये दोनों मान इसमें रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। पाई का मान 22/7, r हमारे 7 है, 7² मतलब 7 × 7, थीटा है वो 60 डिग्री बट्टा में 360 डिग्री। देखो 0 से 0 कटा, 6 का भाग 36 में 6 बार, 7 से 7 कटा, क्या आया है, या 22 × 7 बटा 6 रह गया। तो क्या आता है देखिए, 22 × 7 कितना होता है, ये आ रहा है 22 × 7 बटा 6। 22 और 7 का गुणा करते हैं तो 7 का गुणा 2 से 14, छिलका 1, 7 का गुणा 2 14 और 1 15, 154/6। क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। देखिए हमारा इकाई यहाँ सेमी था ना, सेमी था त्रिज्या। तो हमारा इस त्रिज्यखंड का, ये जो त्रिज्यखंड दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल, वो हमें प्राप्त होता है 154/6 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। इसको आप और सरल भी कर सकते हैं।
6 का भाग देके कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है तथा उसके वर्तीय छीरों के परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, देखते हैं। एक अच्छा प्रश्न दे रखा है। सबसे पहले ये समझते हैं छिन्नक क्या होता है। छिन्नक एक शंकु है, शंकु का टुकड़ा है, तो कुछ ऐसा होगा। इसने कहा एक शंकु है, ऐसे मान लेते हैं ऊपर ये शंकु था, हमने इसको ऐसे काट दिया, तो आप देख रहे हैं ये बेलन की तरह नहीं है। ऊपर का हिस्सा छोटा है, ये नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, तो इसको छिन्नक बोलते हैं। अब यह दे रखा है कि छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 4 सेमी है, मतलब ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ है ये 4 सेमी है। और क्या दे रखा है, वर्तीय छेरों का परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी है। 18 सेमी कौन सा वर्तीय जो परिमाप है, वर्तीय सिरे हैं वो 2 हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़ा वर्त है तो बड़ा वर्त की परिधि भी ज़्यादा होगी, परिमाप ज़्यादा होगा। इसका कह रखा है परिधि है वो 18 है, इसकी परिधि है वो 6 है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये चारों ओर का जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में हम जानते हैं, हम तो यही जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। उसी का उपयोग करते हुए इस प्रकार के प्रश्न करेंगे। लेकिन हमें यह देखना है क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखा है एल, तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी, और दे रखा है छिन्नक के वृत्ताकार भागों की परिधि। चूंकि हम जानते हैं परिधि से क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। मान लेते हैं छोटा वृत्त आर छोटे वृत्त ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी त्रिज्या है, तो ये किसके बराबर है 6 सेमी के बराबर। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर हो गया 6/2 पाई। इसी प्रकार अगर हम बड़े वृत्त की बात करें तो बड़े वृत्त की जो परिधि है 2 पाई आर है वो किसके बराबर है 18 के बराबर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। कैपिटल आर बराबर 18/2 पाई प्राप्त होता है। यानी छिन्नक के एक छोटे वृत्त और एक बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने स्मॉल आर यानी छोटा वृत्त, कैपिटल आर का मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब हमारे पास छिन्नक का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र, देखिए लिखेंगे छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस आर एल। यहाँ आर कैपिटल आर बड़े वृत्त की त्रिज्या, छिन्नक के अंदर स्मॉल आर का मतलब छिन्नक की छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे भाग है उस तरफ। यहाँ मान दे रखा है पाई, कैपिटल आर का मान है 18/2 पाई, सॉरी 18 नहीं है, देखिए 18 है ना, हाँ 18 ही है। तो क्या दे रखा है 18/2 पाई प्लस स्मॉल आर का मान दे रखा है हमें, देख लीजिए 6/2 पाई, 6/2 पाई। एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 4 सेमी, तो पाई। अब देखिए 18/2 पाई प्लस 6/2 पाई दोनों का हर समान है, तो वही हमारा हर रहेगा 2 पाई। 18 और अंश को जोड़ दो, 18 + 6 × 4, इसको और सरल करते हैं तो क्या था, देखिए पाई और 18 और 6 24/2 पाई × 4। देखो 2 का भाग 24 में कितनी बार गया, 12 बार, 12/पाई × 4। देखो पाई से पाई अंश और हर में है तो काट दो, 12 × 4 कितने होते हैं 1248।
क्या दे रखा है हमारे पास, इकाई सेमी दे रखी है, सेमी में सारी इकाई, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप दोबारा से देख के जाना इसको, कि छिन्नक का मतलब होता है शंकु को अगर ऊपर से जो तीखा भाग है काट दिया जाए तो इस प्रकार आकृति प्राप्त होती है। एक तरफ तो बड़ा भाग होता है, एक तरफ छोटा भाग होता है। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर प्लस आर एल होता है। कर सकते हैं आप आराम से। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 66 सेमी घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। देखो इसने ये कहा है कि ऐसे घन की बात करूं तो मैं यहाँ घन कुछ ऐसा दे रखा है, घन ये ऐसा घन है, ये घन है, इस प्रकार के दो घन हैं। ये लीजिए दूसरा घन भी, ये दूसरा घन, ऐसे दो घन दे रखे हैं और इन दो घनों को क्या किया है, इनका आयतन बताया हुआ है। इनका आयतन बताया गया है हमें, क्या है, प्रत्येक घन का आयतन दे रखा है 66 सेमी क्यूब। हम जानते हैं घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो घन का आयतन यहाँ दे रखा है 66, तो एल का मान क्या हो जाएगा, 66 का क्या करेंगे घनमूल, तो एल का मान आ जाएगा 4 सेमी। कितना प्राप्त होता है हमें, एल का मान 4 सेमी प्राप्त होता है। यानी कि इस घन में भी 4 सेमी भुजा है, इसमें भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, सॉरी 4 है। अब हमने क्या किया कि इनको मिला दिया, ये इधर लाया, इसको इधर लाया, मिला दिया, तो हमारे पास ऐसा घनाभ बन गया। देखिए ऐसा घनाभ बन गया। अभी मैं दिखाता हूं आपको, मिलाने पर ऐसा बन गया। तो अब बताइए इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या प्राप्त होता है। तो हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होना चाहिए। देखो लंबाई तो देखो 4 और 4 जुड़ के 8 सेमी हो गई, चौड़ाई आपकी 4 वही रहेगी, ऊंचाई भी 4 वही रहेगी। अब आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यहाँ आप देख रहे हैं लंबाई 8 दे रखी है, चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई 4 ऊंचाई 4 प्लस ऊंचाई 4 लंबाई 8। 2 गुणा 8 गुणा 4 32, 4 गुणा 4 16, 8 गुणा 4 32, 2 32 32 64 प्लस 16, इसको और सरल करते हैं, 2 गुणा 66 और 16 दे रखा है ना, तो जोड़ दो, 2 गुणा 6 से 8 0, 6 से 8 10 0 हासिल का 1 1 6 और 1 7 7 और 1 8 80। तो क्या प्राप्त होता है 160 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल है, आयतन नहीं है। 160 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास जो दो घन थे छोटे छोटे, उनको जोड़ा तो घनाभ बना है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, 160 वर्ग सेमी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें x दे रखा है, f दे रखा है, तो एक टेबल बनानी है आपको। इस तरह से एक टेबल बनाइए, देखिए बनाता हूं मैं।
हाँ, यहाँ हमने एक टेबल बना ली है। बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ एक्स और एफ दे रखा है, तो एक टेबल बनाई गई है एफ एक्स और एफ आई एक्स आई की। एक्स हमारे पास दे रखा है, एफ दे रखा है, हमने एफ आई एक्स आई का गुणा किया, यानी 1 और 2 का गुणा 2, 2 और 4 का गुणा 8, 3 और 5 का गुणा 15, 4 और 4 का गुणा 16, 5 और 2 का गुणा 10, 6 और 2 का गुणा 12। अब हमें पता है कि किसी भी बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने का जब हमें एफ आई एक्स आई दे रखा हो तो सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। एफ आई एक्स आई का जो गुणनफल है इनको जोड़िए, 2 और 8 10, 10 और 15 25, 25 और 16 कितने हो जाते हैं, 25 और 16 41, 41 और 10 51, 51 और 12, 51 और 12 हो जाएंगे 63, मतलब 63 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 63 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। तो कितना प्राप्त होता है 63 बटा 19। तो यहाँ 63 में 19 का भाग देंगे, क्या प्राप्त होगा, 3 बार भाग गया 57, पीछे बचा 6, 0 पॉइंट उतारेंगे, 60 में 19 का भाग वापस 3 बार, इस तरह से 3 बार, तो 3.3333 इस तरह से हमारे इस बंटन का माध्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रायिकता से लिया गया प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है। एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, कंचे का मतलब वो जो कांच की गोलियां आती है वही, 5 सफ़ेद कंचे, 2 हरे कंचे, यानी ऐसे डिब्बा है और डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे, 2 हरे कंचे। हरे को हम क्या मानते हैं, ग्रीन, वाइट और रेड, रेड यानी आर, डब्ल्यू यानी सफ़ेद, जी का मतलब हरे, ग्रीन। इस डिब्बे में है तो डिब्बे में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब अचानक से बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। 2 प्रश्न है। देखो, जब भी हमें ऐसे प्रश्न हल करने होते हैं तो प्रायिकता का सूत्र याद होगा आपको। तो लाल रंग का कंचा होने की प्रायिकता अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल लाल रंग की कंचे कितने हैं इसमें, लाल रंग के 8 है। कुल कंचे कितने हैं, जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो क्या आ जाएगा 8 बटा 15। इसको अगर और सरल कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो नहीं। तो 8 बटा 15 को और सरल नहीं कर सकते, तो लाल रंग के जो कंचे प्राप्त होने की प्रायिकता है वो 8 बटा 15 होगी। 1 नंबर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हरा नहीं, यानी कंचा हरा नहीं होना चाहिए। हरे कंचे केवल 2 हैं, लाल हो सकता है, सफ़ेद कंचा हो सकता है। तो प्रायिकता कंचा हरा नहीं, या फिर आप जी करके उस पर लाइन खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे जी करके बार। हरा नहीं की प्रायिकता, हरा नहीं, हरा 2 है, नहीं कितने हैं, नहीं कितने हैं, मतलब जो हरे को छोड़कर बाकी वाले कितने कंचे अनुकूल घटनाएं, 8 + 5 13, टोटल घटना कितनी है 15। तो हरे नहीं की प्रायिकता क्या होगी 13 बटा 15। अगर प्रश्न यही आता कि हरे रंग के कंचे की प्रायिकता, तो 2 बटा 15 प्राप्त होता। इस तरह से हम प्रायिकता से संबंधित प्रश्न हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न हम देखेंगे नेक्स्ट कालांश में, जो कि बड़े प्रश्न है। अभी माध्यमिक परीक्षा 2023 का जो प्रश्न हम हल कर रहे थे उसमें 2-3 प्रश्न बड़े प्रश्न रह गए हैं, अभी उसको अगले कालांश में हम हल करेंगे।